हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक कैश बुक। इसका एक पार्ट में प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट वन में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक क्या होती है? देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक जो हम इससे पहले डिस्कस करके आए, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम था जो कि था आपका कैश से रिलेटेड। डबल कॉलम से मतलब हो गया कि 2 कॉलम होता है प्लस 1, एक कॉलम और ऐड हो जाता है इसके अंदर। जो कॉलम इसके साथ में ऐड होता है वो होता है बैंक, यानी कि कैश प्लस बैंक। ये दोनों कॉलम जिस कैश बुक में बनते हैं वो आपकी डबल या 2 कॉलम कैश बुक कहलाती हैं। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एंट्री के बारे में सीखेंगे। कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं जो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, उन सब के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखो, रोकड़ बही में दोनों तरफ 2 खाने होते हैं। एक खाना नगद लेन देनों को लेखा करने के लिए होता है, तो दूसरा बैंक लेन देनों को लेखा करने के लिए होता है। इस प्रकार के रोकड़ बनाने का एक विशेष लाभ ये है कि इससे रोकड़ खाता और बैंक खाता खोलने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि कैश से आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसके लिए हम कैश के अंदर एंट्री करेंगे, और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम बैंक वाले कॉलम के अंदर शो करेंगे। इसका जो मेन बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि हमको अलग से कोई अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपने जब कैश बुक बनाई 2 कॉलम वाली, इसके अंदर आपने कैश और बैंक के सभी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट कर दिया, तो अलग से हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को अलग से सेपरेट खोल के उसके अंदर लेज़र पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना होगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट इस थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर अच्छे से समझोगे तो कहीं गलती नहीं होगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसलिए थ्योरी को अच्छे से समझना कि किन किन बातों का ध्यान रख करके आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहला तो ये है कि इस पर कौन सा रूल फॉलो होता है। बैंक अकाउंट जो है वो एक तरीके से पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर किसी पर्सन का, अगर हमें हमारा अकाउंट अगर बैंक के अंदर है तो वो बैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन के अकाउंट को या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाता है। और ये जो बैंक अकाउंट है वो इसका एक एग्जाम्पल है। यानी कि हम इसे कौन सा अकाउंट मानते हैं? पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया था तो आपको 3 अकाउंट्स की कैटेगरी को डिवाइड करके उनके रूल्स को अच्छे से समझाया था। तो उसके अंदर जो पर्सनल अकाउंट का रूल था वो था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बस इसी रूल्स को फॉलो करके आपको बैंक के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो गलती नहीं होगी। बैंक में रुपए जमा कराने पर बैंक पाने वाला बन जाएगा। जब हम कैश जमा कराएंगे बैंक में तो बैंक के पास तो रिसीवर हो गया ना बैंक, क्योंकि बैंक को कैश मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जब बैंक से हम पैसा निकालेंगे तो बैंक ने यहाँ पैसा दिया, बैंक के पास से कैश कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो गिवर हो गया। तो गिवर होने की कंडीशन में हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि रोकड़ खाने के शेष हमेशा डेबिट होता है। ये हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो हम कैश बुक बनाते हैं वो कैश बुक का जो बैलेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं जाता है, हमेशा प्लस के अंदर शो करता है। यानी कि डेबिट शो करता है, क्रेडिट कभी भी शो नहीं करेगा। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था कि आपके पास जितना कैश होगा आप उसी में से तो एक्सपेंसेस करोगे, ज़्यादा तो कर नहीं सकते। लेकिन बैंक की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बैंक का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक से हम जब पैसा जो जमा कराते हैं उसी में से हम पैसा निकालते हैं। लेकिन कई बार हमें बैंक एक फैसिलिटी देता है जिसे हम ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास में बैलेंस अवेलेबल नहीं है इतना जितना आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो? बैंक से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और पैसा ले लेते हो। तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट मान करके आपके अकाउंट में शो कर देता है कि इन फ्यूचर आप उसका पेमेंट कर दोगे। तो जब ओवरड्राफ्ट की कंडीशन होती है तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है, अदरवाइज़ क्या कहलाएगा? डेबिट ही होगा। और कैश का तो आपको हर सिचुएशन में डेबिट ही रखना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम 2 कॉलम कैश बुक ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा यूज़ में या पूछी जाने वाली एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री। इसी से ही सबसे ज़्यादा जो रूल है इस 2 कॉलम कैश बुक के अंदर वो कॉन्ट्रा एंट्री का ही है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जब कैश या बैंक
बैंक या कैश, ये दोनों टर्म एक साथ यूज़ में लेके हम, यानी कि एक को तो हम डेबिट कर रहे हैं और एक को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब कुछ भी हो सकता है इसमें से, या तो कैश को आपने क्रेडिट किया, या बैंक को क्रेडिट किया, या बैंक को डेबिट किया, या कैश को क्रेडिट किया, एक्स वाई जेड। तो जो इसको भी आपने क्रेडिट या डेबिट किया है, लेकिन दोनों को एक साथ किया है, यानी किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से इस एंटर के अंदर क्या हुआ, बैंक भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। जब पैसा बैंक में भी जा रहा है और आपके पास से कैश कम भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस एंटर को हम कॉन्ट्रा एंटर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे। कहाँ, जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे, एंट्रीज करेंगे, तो वहाँ पर इसके एंट्री करने के सामने हम इसको सी से इंडिकेट करेंगे, तो कि ये बताएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब वो कौन कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है डिपॉजिट इनटू बैंक। जब आप कैश बैंक में जमा कराते हो तो बैंक इस कंडीशन में रिसीवर हो गया, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश आपके पास से तो कम हो रहा है ना भाई, बैंक के पास आपके अकाउंट के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन आपके हाथ में से तो कैश गया पैसा जमा कराने के लिए, तो जो जाने वाली चीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया। इस कंडीशन में कौन सी एंट्री बन गई, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरीके से इंडिकेट करके आपको एंट्री करते जाना है जब हम अकाउंट बनाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो होता है ऑफिस यूज़ और एक आ गया आपका पर्सनल यूज़। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला गया है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश निकाला है तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री में शामिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला, तो इस कंडीशन में बैंक की जगह क्या आया, ड्राइंग आया। तो जब बैंक आया ही नहीं तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी, ठीक है ना। तो जब कॉन्ट्रा एंट्री वही होती है जिसमें कैश और बैंक साथ साथ आता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ऑफिशियल यूज़ के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए अगर उसने कैश निकाला है तो उसके एंट्री हम करेंगे, आपने पैसा बैंक से निकाला तो आपके हाथ में कैश आया पर बैंक के पास से कम हो गया, तो बैंक यहाँ पर कौन हो गया, गिवर हो गया। तो इस कंडीशन में आप बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और आपके पास में कैश आया है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर है रिसीप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट्स, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई चेक मिलता है या बैंक ड्राफ्ट मिलता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ भी मिला, चेक मिला या बैंक ड्राफ्ट मिला, उसको अगर उसी दिन बैंक में हम जमा करा देते हैं तो बैंक के खाने में डेबिट में लिख देंगे सेम डे। जैसे मान लो 1 अप्रैल को आपको चेक मिला, ठीक है, और आपने जा कर के 1 अप्रैल को ही बैंक के अंदर वो जमा करा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे और बैंक के अंदर हम इसके एंट्री कर देंगे इसको डेबिट करके। लेकिन आपने 1 अप्रैल को जमा ना करा के 5 अप्रैल को वो जो चेक है वो जमा कराया, यानी कि कुछ दिनों के बाद में कराया, तो उस कंडीशन में हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे। पहले हम इसको कैश मान करके इसका एंट्री करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट कराने की एंट्री की जाएगी, ठीक है। यदि हम उन चेकों को उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराते हैं, जो चेक प्राप्त हुए हैं, तो रोकड़ खाने के डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपने जमा नहीं कराया बैंक में तो वो आपके पास ही रहेगा, तो आगे चल करके कैश के रूप में बदलेगा, इसलिए हम उसको कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिख देंगे। बैंक उस चेक को बैंक में जब जमा कराएंगे तो कैश बुक अकाउंट में कॉन्ट्रा एंट्री के द्वारा इसको लिखा जाएगा। जैसे देखो, अब आपने पहले सबसे पहले तो अपने पास रखा तो हमने उसको कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसके बाद आप उसको बैंक में जमा कराना गए तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक रिसीवर है, आप उसको चेक दे रहे हो तो उसके पास में बैंक में पैसा बैलेंस बढ़ेगा और आपके पास से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि चला गया इनडायरेक्ट वे में आपको बाद में मिलेगा अकाउंट के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं चीज़ को, देखो 15 फरवरी 2020 को गुरप्रीत से 25,000 रुपये का एक चेक प्राप्त हुआ। डेट का ध्यान रखना, कब हुआ, 15 फरवरी को। आगे देखो, इस चेक को 20 फरवरी को बैंक में जमा कराया, मिला कब था, 15 को। जमा कब करा रहा है, 20 को। इसका मतलब सेम डे तो नहीं कराया। जब सेम डे नहीं कराया तो पहले एंट्री क्या होगी, हम इसको कैश अकाउंट के अंदर, कैश वाले कॉलम के अंदर शो करेंगे। इसकी एंट्री होगी, अगर हमें किसी से चेक मिलता है तो उसको हम क्या मानते हैं, गुरप्रीत देने वाला है तो देने वाला कौन होता है, गिवर। गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट। जब तक कि बैंक में नहीं जाएगा कैश ही लिखा जाएगा, हम कैश से लिखेंगे, टू गुरप्रीत, ठीक है। ये एंट्री करेंगे तो गुरप्रीत कैश क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो उसकी डेबिट साइड के अंदर क्या लिखेंगे, टू गुरप्रीत, और कैश में कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है। अब 15-20 तारीख की एंट्री करेंगे। ये तो हो गया आपकी 15 तारीख को जब आपको चेक मिला। अब आप जब जमा करा रहे हो तो सेम यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा आपका टू कैश और यहाँ आ जाएगा बाय बैंक। एक चीज़ ध्यान रखना, जब टू कैश आप लिखोगे तो उसको बैंक वाले कॉलम के अंदर शो करना है। क्यों? क्योंकि बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है ना आपका, बैंक में शो करना कि टू कैश। अगर आप इसको इसी में शो करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हो रहा है? सेम में नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कैश अगर यहाँ लिखा है तो उसको बैंक में लिखना है और बैंक लिखा है तो उसको कैश के अंदर लिखना है, और दोनों साइड में हम क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। ठीक है, ये सारा फॉर्मेट और ये सब चीज़ें हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न में कभी कभी चेक के बैंक में जमा कराने की तिथि के विषय में कोई सूचना नहीं होती है। यानी कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे मान लो आपको ये कहा कि फला व्यक्ति से जो है आपको चेक मिला, कब मिला और अब आपने कब बैंक में जमा कराया, इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि सेम डे ही बैंक में पैसा जमा करा दिया है। तो सेम डे के हिसाब से जो एंट्री होती है आपके काउंटर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, वही मान के आपको एंट्री करनी है। ठीक है, जिस तरीके से आपको चेक रिसीव्ड हुआ था उसी तरीके से अब आप किसी का पेमेंट कर रहे हो और चेक से कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जब हम पेमेंट किसी के चेक से करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है। तो जब कैश जाएगा तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट में करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? देखो, जब हम किसी को चेक देते हैं तो तुरंत उसका लेकर रोकड़ बैंक के क्रेडिट में बैंक के खाने में कर देते हैं और इसे पता रहे कि बैंक में हमारा कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, यानी कि रिसीव्ड होने पर हमने एंट्री क्या करी थी? रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत, ये एंट्री करी थी कि हमको इससे चेक मिला था। अब हमने चेक से पेमेंट किया है तो चेक आपका जा रहा है, तो जिस भी एक्सपेंसेस को आपने चेक से पेमेंट किया है वो एक्सपेंसेस या पेमेंट जो भी है आपका वो टू बैंक। रोकड़ बैंक, क्रेडिट बैंक, बैंक वाले देखो यहाँ लिख भी रहा है, बैंक वाले खाने के अंदर आपको क्या करना है? इसके एंट्री करनी है क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बैंक से आपका बैलेंस जो है वो कैश कम हो जाएगा। आगे देखो, डिसऑनर ऑफ ए चेक। अब हमने चेक तो इशू कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया आपका चेक, आपके अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस ही नहीं था जितना कि होना चाहिए था, तो उस कंडीशन में आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या एंट्री करनी है? हमने जो चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजे थे, यदि उनमें से कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसका भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो उस चेक की रकम का लेखा रोकड़ बैंक के क्रेडिट पक्ष के खाने में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि राम कुमार से आपको 20,000 रुपये का चेक डिसऑनर हो गया। राम कुमार से आपको कोई चेक मिला था 20,000 रुपये का, जिसका आपको पेमेंट मिलने वाला था, लेकिन वो चेक जो है आपका डिसऑनर हो गया, बैंक ने वापस लौटा दिया और आपको पेमेंट नहीं मिला। इसका और लेखा हम रोकड़ बैंक के क्रेडिट में बाय राम कुमार के नाम से कर देंगे। जब हमने चेक मिला था तो हमने उस कंडीशन में एंट्री करी थी कि कैश अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम जिस पर्सन से मिला था, जैसे कि ऊपर किया था गुरप्रीत के नाम से। लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया तो जस्ट इसकी उल्टी कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे कि गुरप्रीत या जो भी पर्सन है, जैसे इस पर्सन में राम कुमार है तो राम कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब कैश बुक बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री बाय राम कुमार के नाम से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैश डिस्काउंट। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि टू कॉलम कैश बुक के अंदर केवल 2 ही कॉलम आते हैं, एक तो आता है कैश का और दूसरा आता है बैंक का। इसके अलावा आप और कोई एंट्री इसमें नहीं करते हैं। तो कैश और बैंक की हम एंट्री करते हैं। डिस्काउंट्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके एंट्री को हम कैश और बैंक वाली कॉलम यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर शो नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से जनरल के अंदर एंट्री करेंगे क्योंकि इसका कॉलम नहीं होता है। 3 कॉलम कैश बुक जब बनाई जाती है तो उसके अंदर इसका एक सेपरेट जो है वो कॉलम होता है और डिस्काउंट को हम वहाँ शो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डिस्काउंट की कोई भी एंट्री आएगी तो आपको उसको स्किप कर देना है। कैश बुक के अंदर इसकी डबल कॉलम कैश बुक के अंदर उसको शो नहीं करना है। अब हम निकालेंगे बैलेंस। देखो, रोकड़ खाने के डेबिट पक्ष का जोड़ हमेशा क्रेडिट पक्ष से अधिक होगा। ये तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ कि हमेशा जो कैश अकाउंट है आपका उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है, तो हमेशा का डेबिट साइड जो है वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा क्रेडिट साइड से। तो इसकी क्रेडिट पक्ष के अंदर आप बाय बैलेंस शीट लिख करके इसका टोटल करेंगे
कैश की बात की जा रही है, कैश वाले कॉलम की, ठीक है। प्राय बैंक आने का शेष रोकड़ खाने की तरह ही किया जाता है, लेकिन इस बैंक आने का जो शेष है वो डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। तो जिस साइड का आपको कम है, यानी कि देखो दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जिस साइड का बैलेंस कम है उस साइड में हम लिखते हैं बैलेंस CD। बैलेंस CD लिख करके दोनों के टोटल को जो है वो बराबर किया जाता है इस तरीके से, और फिर इस CD को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करके BD के नाम से शो किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, कैश का तो हमेशा डेबिट ज़्यादा शो करेगा, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होगा, तो क्रेडिट साइड के अंदर हम CD लिख करके बैलेंस को इक्वल कर देंगे। लेकिन बैंक वाले कॉलम का इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो हम वो क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं कि इस ट्रांजेक्शन्स के आने पर आप किस तरीके से एंटर करेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था ये वाला कि विथड्रॉ किया है आपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए जब हम करेंगे तो उसको हम एंट्री में लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं हुई, सिर्फ कैश हुई, तो कैश वाले कॉलम के अंदर ही जो है ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाएगा, वो भी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड के अंदर, कैश वाले कॉलम के अंदर हम बाय ड्राइंग लिख देंगे। आगे चलते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पर्सन से, जैसे मान लो आपको एक्स से कोई चेक मिला, आपने क्या किया कि इस चेक को वाई को जो है वो उसका बेचान कर दिया, यानी कि चेक को बेच दिया, बेचान कर दिया, जिसे हम इंडोर्समेंट ऑफ चेक के नाम से कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या एंट्री करेंगे, देखो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ कि 2 मार्च 2020 को अरुण से आपको 20,000 रुपये का एक चेक मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो एंट्री करोगे अपनी बुक्स के अंदर जो कि पहले हुआ काम। तो पहले काम क्या हुआ कि आपको एक चेक मिला 20,000 का, किससे मिला, अरुण से। तो एंट्री क्या करते हैं हम चेक मिलने की, अगर उसको यहाँ पर मतलब ये नहीं बताया कि कब बैंक में जमा करा गया है, तो अभी हम एंटर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण। आगे कहा गया है कब मिला था, 2 मार्च को। 5 मार्च को उसने बैंक में ना जमा करा के क्या करा, विशाल को इसको बेचान कर दिया। तो बेचान करने के लिए हम एंटर क्या करेंगे यहाँ पर, अब रिसीवर कौन हो गया, विशाल हो गया। तो विशाल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कि विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो कैश हम यहाँ डेबिट करके आए थे, जिससे हमारा कैश बढ़ने वाला था, वो अब कैश रहा नहीं, क्योंकि वो आपने किसी और को दे दिया। तो अब आपका कैश इतने 20,000 से कम हो जाएगा, जो कि आप 20,000 से बढ़ा के आए थे, तो इसलिए टू कैश कर देंगे 20,000 का, ठीक है। फिर आता है बैंक चार्जेस। कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड कराता है उसके लिए कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का चार्जेस या एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। जैसे मान लो कि बैंक चार्जेस लिया, तो एंटर क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश या बैंक जो भी है, इस तरीके से हम एंटर करेंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट हो रहा है, लेकिन कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड वाले कॉलम के अंदर बाय बैंक चार्जेस के नाम से लिख देंगे। फिर आता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक, यानी कि कोई ऐसा अमाउंट आपको रिसीव हुआ जो कि आपके पास यानी कि कैश इन हैंड ना होकर के वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा हो गया। जब कोई ग्राहक सीधे व्यापारी खाते में बैंक में जमा करा देता है, तो व्यापारी को उसकी सूचना मिलती है, तो उस समय इन्हें रोकड़ भई के डेबिट पक्ष के खाने में लिख देते हैं। आपको नहीं पता कि कब जमा कराए, लेकिन जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके अकाउंट के अंदर इतना कैश जो है वो जमा हो चुका है, तो आप इसको रोकड़ भई के, जब कैश आता है तो उसको डेबिट साइड में लिखना है कैश बुक के, और जब कैश जाएगा तो वो आपके क्रेडिट साइड पे शो करेगा। तो हम इसे रोकड़ भई के डेबिट पक्ष के अंदर बैंक वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। बैंक वाले कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा गया है, आपके हाथ में कैश नहीं आया है, तो इससे आपका बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए बैंक वाले कॉलम को हम डेबिट कर देंगे। फिर आता है बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपको। जिस तरीके से बैंक ने चार्जेस दिए थे, उसी तरीके से आपकी सेविंग्स पे या जो भी आपका अमाउंट जमा है, डिपॉजिट्स, उनके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो आपके लिए एक इनकम हो गई। तो उस इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको हम डेबिट वाले कॉलम्स में टू बैंक इंटरेस्ट के नाम से लिख देंगे। जब बैंक राशि ब्याज देता है, तो बैंक अपनी पुस्तकों में व्यापारी के खाते में क्रेडिट करता है। अपनी बुक्स के अंदर जब बैंक खुद की बुक्स में एंटर करेगा, तो उसके अंदर हम उसको क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर जिसको इंटरेस्ट दिया गया है उसके अकाउंट के अंदर उसको क्रेडिट कर देगा, क्योंकि हमारी इनकम है, तो वो ये शो करेगा कि फला व्यक्ति को इतना अमाउंट गया है। अतः इसे रोकड़ भई के डेबिट पक्ष में, और हम हमारे यहाँ क्या एंटर करेंगे, कैश बुक के अंदर इसको हम डेबिट्स में शो करेंगे, क्योंकि हमें इससे अर्निंग हो रही है, और अर्निंग्स को हम कैश बुक में डेबिट साइड में शो करते हैं।
फिर आता है जब बैंक द्वारा अधिविकर्ष की राशि पर ब्याज वसूल किया जाता है। बैंक आपको सर्विस देता है ओवरड्राफ्ट की, और इसके ऊपर जब बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है तो उसे हम क्या करते हैं, बैंक से अपनी पुस्तकों में व्यापारी के खाते में डेबिट में लिखता है। खैर हमें बैंक से मतलब नहीं, क्योंकि हम बैंक के लिए बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं अभी, हम बुक्स किसके लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। तो हम आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपके लिए क्या है, एक तरीके से ये खर्चा है। तो इस खर्चे को हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के क्रेडिट साइड के अंदर हम सभी एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड वाले कॉलम के अंदर आपको इसको एंट्री को लिखना है बैंक कॉलम में। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको देख लेते हैं हम। 2000 एंट्रीज 2018 ईयर के अंदर ये सभी एंट्रीज की गई है डेट वाइज, और क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो सब आपको यहाँ शो कर रहे हैं, और इतना इतना अमाउंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश इन हैंड। जो कैश इन हैंड होता है वही हमारा बैलेंस बीडी के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम जब कैश बुक बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी लिख करके 70,000 को शो करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से क्या है कि बैलेंस बीडी तो है, देखो दो तरह के बैलेंस आपको शो करने पड़ेंगे जब आप कैश बुक बनाओगे। यहाँ पर 2 कॉलम्स बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों कॉलम के लिए अलग अलग बैलेंस होगा, एक होगा कैश के लिए और एक होगा बैंक के लिए। कैश के लिए तो हमेशा डेबिट साइड के अंदर बैलेंस लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ गिवन है, तो यही हम 70,000 इसके अंदर टू बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। लेकिन बैंक के लिए क्योंकि डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, अब जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ इसका मतलब क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड के अंदर बैंक वाले कॉलम के अंदर कितना बैलेंस आ जाएगा, 50,000 टू बैलेंस बीडी के नाम से। आगे फिर हम ये सभी एंट्रीज करते जाएंगे कि सोल्ड गुड फॉर कैश, आपको इन सभी के एंट्रीज करना आना चाहिए। और ये सारे एंट्रीज जो है हमने जनरल वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी, अगर एंट्रीज ठीक से करोगे तो पॉस्टिंग भी उसकी अकाउंट के अंदर अच्छे से होगी। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के अंदर आपने माल बेचा तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश क्या एक तरीके से आपके पास में कैश आ रहा है, कैश आता है जब हम उसको डेबिट साइड के अंदर कैश वाले कॉलम के अंदर शो करते हैं, तो कैश वाले कॉलम में इसको हम शो कर देंगे। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अब आपके पास से पैसा गया तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे इस तरीके से टी शेप के अंदर, तो इधर तो हो जाएगी आपकी सारी इनकम शो होती है और इधर सारी आपके एक्सपेंसेस शो होते हैं। तो सेल किया तो यहाँ शो कर दिया अपन ने टू सेल लिख करके, और जब बैंक में पैसा जमा कराया तो देखो बैंक में डिपॉजिट, अब ये काउंटर एंट्री हो गई। तो काउंटर एंट्री को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बैंक क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश कॉलम बना रहे हैं तो यहाँ कैश क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, और कैश वाले कॉलम के अंदर हम लिख देंगे कितना है, 80,000। और यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक, और कैश वाले कॉलम के अंदर हम 80,000 लिख देंगे। और फिर LF वाले कॉलम के अंदर हम शो करेंगे कैपिटल C, जिससे पता लगे कि ये काउंटर एंट्री है। देखो ये रही, टू कैश लिखा, C लिखा, 80,000 बैंक वाले कॉलम में लिखा, यहाँ कैश लिख के बैंक वाले कॉलम में लिखना है, और जब यहाँ बैंक लिखेंगे तो कैश वाले कॉलम में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाय बैंक C और 80,000। अब आगे देखते हैं हम क्या था ट्रांजेक्शन में। कैश डिपॉजिट हो गया 5 तारीख को। 6 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। अब यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मैंने बताया था कि जब अगर किसी पर्सन से आप कोई परचेज कर रहे हो, अगर ऐसा नाम गिवन है, इसका मतलब वो उधार के अंदर लिया गया है, जब तक कि कैश वर्ड ना लिखा हो। इसका मतलब यहाँ पे मीना से उसने उधार का लेन देन किया है, तो उधार वाले लेन देन को, डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शंस को हम कैश बुक में शो नहीं करते हैं, इनके लिए एक अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की जाती है, उसके अंदर इस ट्रांजेक्शन को शो करेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन आपको इस अकाउंट में नहीं लिखना है, स्किप करना है। नेक्स्ट है चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब आपने चेक दिया उसको फुल सेटलमेंट में, इसकी एंट्री हम करेंगे क्योंकि चेक देने के लिए बैंक का ट्रांजेक्शन्स हो गया, तो उसका हम क्या करते हैं, किसको दिया, मीना को दिया, तो मीना कौन हो गई, यहाँ पर रिसीवर हो गई, तो एंट्री होगी मीना अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपके पास से कैश गया है, तो आपके पास से कैश गया है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाय मीना का नाम आ जाएगा, और कैश वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, 28,800। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। इस वर्ड पे ध्यान देना है कि यहाँ बात की गई है कि आपने बैंक से पैसा निकाला क्यों, अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ की बात आती है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है, काउंटर एंट्री नहीं होती है। ये काउंटर एंट्री कब होती है, जब ऑफिशियल यूज़ के लिए निकाला जाता। तो ड्राइंग्स आ गया, तो ड्राइंग्स में हम क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपके पास से गया है, कम हुआ है तो उसको हम क्या शो कर देंगे, क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है
कहाँ गया, ये हो गया था। नेक्स्ट ये 12 जनवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। आपने अजय को कोई चीज़ बेची थी, माल बेचा और उसके बदले में आपको रिसीव्ड हुआ। सेल करने के हम एंट्री क्या करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहाँ पर कह रहा है कि अजय को बेचा, इसका मतलब उधार में लेन देन हुआ है, कैश की बात नहीं की जा रही, मतलब उधार में लेन देन हुआ। जब उधार में लेन देन होता है तो कैश ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, पर्सन का नेम लिखते हैं। तो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इसका मतलब सेल की एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन अब इसके बदले में आपको चेक मिला है, तो चेक जब मिलता है तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस पर्सन का नाम आ जाएगा किसका, जिससे चेक मिला है। अब इसकी एंट्री हम कर देंगे डेबिट साइड के अंदर टू अजय के नाम से, और कैश वाले कॉलम के अंदर अमाउंट लिख देंगे। फिर बैंक ने आपसे चार्जेस लिए, बैंक ने चार्जेस लिए तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब कैश कम होगा, तो कैश कम होगा तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड के अंदर बैंक चार्जेस के नाम से शो करेंगे। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड करना, वो आपके लिए अर्निंग्स हो जाती है, लेकिन यहाँ चार्जेस का मतलब बैंक आपसे ले रहा है, तो वो भी एक्सपेंसेस है, तो उसको भी हम यहाँ शो कर देंगे इंटरेस्ट चार्ज। कितना है, 2500 रुपये। फिर है रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से आपको पैसा मिला, तो पैसा मिलने के लिए हम कहाँ एंटर करते हैं, डेबिट साइड में, तो टू रमेश आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो सुनीता की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंसेस को पेड किया गया है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इसे हम पर्सनल एक्सपेंसेस मानते हैं, क्योंकि ये सुनीता की लाइफ से रिलेट करता है, न कि बिजनेस से। बिजनेस का किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस उसने पेड नहीं किया है, बल्कि किसका इंश्योरेंस पेड किया है, सुनीता का किया है। तो ये क्या है, हमारे लिए पर्सनल एक्सपेंसेस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस को हम क्या ट्रीट करते हैं, एज ए ड्रॉइंग। तो जब ड्रॉइंग आएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और कितना है 15,000, 15,000 से ये अमाउंट जो है हम ड्राइंग्स में ड्राइंग्स को डेबिट करके कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लास्ट के अंदर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ बैलेंस निकल गया, और ये 5,000 बैलेंस सीडी के रूप में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि MS रुचि ट्रेडर्स स्टार्टेड देयर कैश बुक विद द फॉलोइंग बैलेंस ऑन जुलाई 1, 17। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब ये आपको कैश बुक का बैलेंस BD गिवन है, कितना है 1354 रुपये, एंड बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट ऑफ ₹7,560। ये बैंक अकाउंट का आपको बैलेंस BD गिवन है। ठीक है, दोनों बैलेंस BD को हम कैश बुक में शो करेंगे। स्टार्टिंग में देखो सबसे पहला है आपका कैश सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, किसी भी ट्रांजेक्शन को लेजर पोस्टिंग करने से पहले एक बार उसकी एंट्री करके देख लिया करो। हम अगर एंट्री सही करेंगे तो हमें अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग करने में कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे देखो कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री होती है। तो इसके अंदर केवल एक कैश ही आया, तो कैश को हम कैश डेबिट हुआ है, क्योंकि सेल्स करने से हमारा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो इसको हम जब वो अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड के अंदर टू सेल्स लिख करके और इसको कैश वाले कॉलम के अंदर शो कर देंगे। जैसे मान लो सपोज ये 2 कॉलम है, तो इस वाले कॉलम के अंदर हम इसको शो कर देंगे, कितना से, कैश सेल से 2,300 रुपये। इसी तरीके से परचेज गुड्स पेड बाय चेक, आपने परचेज़ किया माल, तो एंटर क्या करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। अब यहाँ पर आपने पेमेंट कैश ना करके चेक से किया है, तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, सिंपल। तो इसको बैंक वाले कॉलम के अंदर, क्योंकि परचेज़ करने पर आपके पास से कैश जाता है, तो क्रेडिट साइड के अंदर हम क्या लिख देंगे, बाय परचेज़। ठीक है, किसी भी एंट्री को पोस्टिंग करने से पहले बस ये पता लगा लो कि उससे कैश में कैश इंक्रीज़ हो रहा है या कैश डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि आपके पास में अगर कैश आ रहा है तो उसको डेबिट साइड में शो कर दो, अगर कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में शो कर दो। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा एंट्री करना, और पोस्टिंग में भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पेड ट्रेड एक्सपेंसेस को भी ऐसे करेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ में हमने अगर पैसा दिया है तो हमारे पास से कैश गया है, तो उसको हम क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से 700 आ जाएगा। देखो 15 जुलाई को एंट्री की गई है, सोल्ड गुड्स रिसीव चेक डिपॉजिट सेम डे। जब सेम डे जो चेक है वो बैंक में जमा कराया जाता है, तो हम इसकी सीधी सिंपल एंट्री क्या करते हैं कि सेल अकाउंट बैंक, क्योंकि हमारे पास में बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो बैंक को हम कर देंगे डेबिट और टू सेल।
जब कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे तो डेबिट साइड के अंदर टू सेल लिख करके इसका अमाउंट यहाँ पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम डे करने पर हम ये करते हैं, और सेम डे ना करके अनदर डे अगर हम उस चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो काउंटर एंट्री बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज मोटर कार एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने कोई खर्चा किया और उसको चेक से पेमेंट किया, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस है उसका एक्सपेंसेस को हम डेबिट करके, और जो अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कर देंगे, और अगर कैश में पेमेंट किया तो टू कैश आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसने मोटर कार को परचेज किया, एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है मोटर कार, यानी मोटर कार एक तरीके से क्या असेट्स है, तो इसी का नाम आ जाएगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है। इसी तरीके से फिर चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनीषा, मनीषा से चेक आपको मिला और आपने सेम डे ही जमा करा दिया, तो वही सेम डे जमा कराने पर हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, मनीषा से, तो मनीषा को हम कर देंगे क्रेडिट। कैश सेल्स में भी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट साइड के अंदर टू लिख करके सेल्स के अंदर हम कैश वाले कॉलम के अंदर 7000 डाल देंगे। मनीषा से चेक रिटर्न डिसओनर, यानी कि मनीषा ने जो आपको ऊपर यहाँ चेक दिया था वो चेक अब वापस से लौट करके आ गया है बैंक की तरफ से, तो उस कंडीशन में हम रिवर्स एंटर कर देंगे। जब हमने मनीषा से चेक लिया था तो एंटर करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीषा, अब वापस डिसओनर होने की कंडीशन में हम करते हैं मनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ताकि इसका प्रभाव जो है हमारे अकाउंट पर ना पड़े, इसलिए इसको रिवर्स एंटर की जाती है। फिर है पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय रेंट के नाम से 2000 आ जाएगा। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, तो एक्सपेंसेस एक तरीके से खर्चा है, आपके पास से कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड के अंदर हम 500 शो कर देंगे कैश वाले कॉलम में। फिर एक कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ भी पर्सनल यूज़ की बात की जा रही है, पर्सनल यूज़ का ड्राइंग मानते हैं और ड्राइंग को हम क्या करते हैं डेबिट, तो एंट्री क्या होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश निकाला है इसने इसलिए कैश आ जाएगा, तो कैश में से हमारा 2000 रुपये कम हो जाएंगे, तो हम बाय लिख करके क्रेडिट साइड वाले कॉलम के अंदर शो कर देंगे। देखो इसका मैंने सिर्फ वहाँ एंट्री के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आपको इसी तरीके से एंटर करने के बाद में अगर अकाउंट बना करके उसको पोस्टिंग करोगे तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। अब आप आराम से यहाँ पर ये पूरा अकाउंट बना हुआ है, बैलेंस वगैरह सब निकला हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं, पहले आप खुद करें उसके बाद में इसको मैच करें। पहले बैलेंस सीडी निकालेंगे, अब इतना बैलेंस सीडी आएगा उसको नेक्स्ट ईयर हमने ट्रांसफ़र कर देंगे, जो कि बैलेंस बीडी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 2 क्वेश्चंस करवा दिए और डबल कॉलम कोर्स बुक जो है वो ख़त्म हो चुकी है आज के सेशन के अंदर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो उस डाउट्स पे बना दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी चैप्टर पे आएगी, इसमें हमारा बचा है पेटी कैश बुक, बस पेटी कैश बुक एक लास्ट टॉपिक है, उसको करवाने के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम साथ साथ 12th का कर ही रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू।